नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विनायक एग्रो क्लासेज पर स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे 12th एग्रीकल्चर की बुक। इसमें अपने जो फर्स्ट चैप्टर कल पढ़ लिया था और ये अपना फोर्थ चैप्टर चल रहा है। फोर्थ चैप्टर में अपने कल एक लेक्चर कर लिया था। एक लेक्चर में अपन ने यहाँ तक करवा दिया था उसको। ठीक है, खरपतवारों के लाभ पढ़ा दिए थे उसमें। ठीक है, अब आज से स्टार्ट करेंगे खरपतवारों के विस्तार, यानी खरपतवारों का विस्तार किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो चैनल पर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और लाइक कमेंट कर दो। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं खरपतवारों का विस्तार। खरपतवारों का विस्तार, खरपतवारों के बीज वानस्पतिक भागों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्रता से व बिना यंत्र के पहुंचना उनके विस्तार का प्राकृतिक तरीका है। ऐसे प्राकृतिक तरीके से विस्तार के कारण खरपतवार प्रकृति में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। यानी जो खरपतवार के बीज हैं उनका यानी खरपतवारों का है ना, बीजों के द्वारा और वनस्पति भाग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्रता से उनका प्रसार हो जाता है। ठीक है, तो किस किस प्रकार से उनका प्रसार होता है, तो इसमें पहला है बीज द्वारा विस्तार। ठीक है, बीज द्वारा बीजों के द्वारा विस्तार कैसे होता है, इसमें फर्स्ट है बीजों में भी कि बीजों का किस प्रकार से विस्तार होता है। तो बीजों का वायु द्वारा विस्तार होता है। कई खरपतवारों के बीजों में संरचनात्मक रूपांतरण पाए जाते हैं, जिससे वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक वायु के साथ उड़कर पहुंच जाते हैं। यानी उसमें जो संरचनात्मक जो बीजों के ऊपर जो संरचनात्मक रूपांतरण पाए जाते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु के साथ उड़कर पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड है जल के द्वारा भी विस्तार होता है बीजों में। तो जलीय खरपतवारों के बीज पौधे के वनस्पतिक भाग पानी के वेग और दाना के साथ वितरित होकर जाते हैं, जैसे जलकुंभी एक प्लांट है जो जलीय पादप है। ठीक है, जो जलीय खरपतवार होते हैं उनके बीज पानी के साथ बहकर और दूसरे स्थान पर वितरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बीजों के द्वारा प्रसार होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड है पशु व चिड़िया द्वारा। तो पशु व चिड़िया द्वारा भी बीजों का विस्तार होता है। कई खरपतवारों के बीज पशुओं व चिड़ियाओं द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। ये बीज उनकी विष्ठा और बीट के माध्यम से या उससे निर्मित खाद द्वारा नए स्थानों तक पहुंच जाते हैं। यानी जो कई खरपतवारों के बीज हैं वो पशुओं के द्वारा, चिड़ियाओं के द्वारा खा लिए जाते हैं और फिर जो उनकी विष्ठा है उसके माध्यम से वो नए स्थानों तक पहुँच जाते हैं। मानव के द्वारा भी पहुँचते हैं। ठीक है, मानव की लापरवाही से खरपतवार बीज व वनस्पतिक भाग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाते हैं। उदाहरणार्थ यानी कैसे पहुँचते हैं मानव के द्वारा, मशीनों के पहियों की सफाई नहीं करने से उन पर चिपके हुए बीज नए खेतों तक पहुंच जाते हैं। तो मानव के द्वारा कैसे पूछते हैं, यानी किसी खेत में अगर बुआई करके किसी भी बीज की बुआई कर गए हैं और उस सीड ड्रिल से दूसरे खेत में बुआई करते हैं, तो उस जो पहले वाले खेत में जो बुआई की है बीजों की, वो बीज उनके सीड ड्रिल के इनके चिपक के और दूसरे खेत में बुआई करने जाते हैं तो उसमें भी गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से खरपतवार के बीजों का प्रसार हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में खाद द्वारा, तो बिना सड़ी हुई खाद के प्रयोग से उनमें निहित खरपतवारों के बीज नए खेत में पहुंच जाते हैं। तो जो खरपतवारों में जो भी खाद प्रयोग करनी चाहिए वो परिपक्व रूप से सड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है खरपतवारों का गुणन। खरपतवारों का गुणन वीड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, खरपतवारों का गुणन व प्रजनन मुख्यतः दो माध्यमों से होता है। यानी जो खरपतवार हैं उनका गुणन किन दो माध्यम के द्वारा होता है, पहला है बीज के द्वारा और सेकेंड है वनस्पतिक भाग के द्वारा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम बीज के द्वारा, तो अनेक एक व द्विवर्षीय खरपतवार जीवन चक्र में वानस्पतिक वृद्धि के उपरांत प्रजनन अवस्थाओं में जाकर बीज का निर्माण करते हैं। ये बीजोत्पादन अल्प से लेकर प्रचुर मात्रा में होता है। यानी जो एक वर्षीय और द्विवर्षीय खरपतवार हैं वो अपने जीवन चक्र में वानस्पतिक वृद्धि करने के बाद फिर वो अपनी प्रजननीय जो अवस्था में जाकर और बीज का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये कम से लेकर ज़्यादा मात्रा में बीजों का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड है वनस्पतिक भाग द्वारा। खरपतवारों का वनस्पतिक गुणन तने या जड़ों के अंश, टुकड़े या उनके निम्न विशिष्ट रूपांतरणों से होता है। ठीक है, तो कौन कौन से भागों से होता है वनस्पति भागों में, इसमें फर्स्ट है प्रकंद व जड़ स्कंद द्वारा, राइजोम और रूट स्टॉक के द्वारा। सेकेंड है ऊपरी भूस्तरी द्वारा यानी रनर द्वारा। थर्ड है अंतभूस्तरी द्वारा, भूस्तरिका द्वारा, कंद द्वारा, सल्क कंद द्वारा और जड़ के द्वारा। तो इनके द्वारा वनस्पति भाग द्वारा रूपांतरण होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अमर बेल का गुणन उसके तार जैसे गन्ने के टूटे हुए टुकड़े से हो जाता है, जबकि गाजर घास की पुष्प कलिकाओं से भी नए पौधे का प्रजनन हो जाता है। तो आपसे पूछ लें कि जो अमर बेल है कौन सा खरपतवार है, ये परजीवी खरपतवार है। ठीक है, जो अमर बेल है उसका जो गुणन होता है वो तार जैसे तने के जो टूटे हुए टुकड़े से भी हो जाता है, जबकि गाजर घास का उसकी पुष्प कलिकाओं से होता है। ठीक है,
इसके बाद है खरपतवारों का नियंत्रण। खरपतवारों का नियंत्रण पढ़ते हैं। वीड कंट्रोल। सर्वप्रथम खरपतवार नियंत्रण के मुख्य सिद्धांतों को जानना आवश्यक है। यानी खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से सिद्धांत को अपन को ध्यान रखना चाहिए, तो उनके बारे में जानते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत, ये भी पूछ सकता है कोई भी, यूँ पूछ सकता है कि कोई भी 3 से 4 सिद्धांत या 5 सिद्धांत लिखिए, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो फर्स्ट है खरपतवारों की प्रकृति, ठीक है, सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है। खरपतवारों की प्रकृति, तो खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए पहले अपन को खरपतवारों की प्रकृति का ध्यान होना चाहिए, नेचर ऑफ वीड का, ठीक है। रेगिस्तान खरपतवारों की रोकथाम के लिए यदि खेत में पानी भर दें तो वे नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई रेगिस्तानी जो खरपतवार हैं और उसकी अपन को रोकथाम करनी है, तो क्योंकि तो वो सूखे क्षेत्र में उगेगा। अगर उसमें अगर पौधे में अगर पानी भर देते हैं, यानी आसपास पानी भर दे उसके, तो वो पौधा है ना वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। जलमग्न भूमि यूँ के खरपतवार नष्ट करने हैं तो खेत को कुछ समय सूखा छोड़कर या जल निकास कर दें तो जलीय खरपतवार नष्ट हो जाता है, ठीक है। और कोई जलीय खरपतवार हैं, अगर वहाँ से जल हटा दें या जल का निकास कर दें, वहाँ सूखा कर दें, तो वो जलीय खरपतवार भी नष्ट हो जाता है। तो अपन को खरपतवार की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेकेंड है खरपतवारों के जीवन चक्र। खरपतवारों के जीवन चक्र, तो एक वर्षीय खरपतवारों को फूल आने या बीज बनने से पहले नष्ट करना रोकथाम में सहायक रहेगा। यानी कोई भी जो भी एक वर्षीय खरपतवार हैं उनको फूलों के आने या बीज के बनने से पहले नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है, जो उनकी रोकथाम में सहायक रहेगा। अर्थात अंकुरण होते ही खेत की जुताई कर देने से जड़ें भूमि में पुनर्स्थापित नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो खरपतवारों के जीवन चक्र का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद थर्ड है सुसुप्तावस्था का ज्ञान। तो कुछ खरपतवारों के बीजों की सुसुप्तावस्था लंबी अवधि तक होती है, तो उनका सुसुप्तावस्था का भी ज्ञान होना चाहिए अपन को, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है खरपतवारों की सहनशीलता। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार टुफोडी के प्रयोग से नष्ट हो जाते हैं, किंतु सकरी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट नहीं होते हैं। तो खरपतवारों की क्या है, सहनशीलता का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन से खरपतवार सकरी पत्ती वाले हैं, कौन से खरपतवार चौड़ी पत्ती वाले हैं, ठीक है। इसलिए इस शाकनाशी रसायन का जो प्रयोग दलहनी तिलहनी आदि चौड़ी पत्ती वाली फसलों में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उनकी सहनशीलता का ध्यान रखना चाहिए। जो टुपोल्डी है उसका प्रयोग अपन को दलहनी तिलहनी और चौड़ी पत्ती वाली फसलों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके जो टुपोल्डी के यूज हैं ये नष्ट हो जाएगी फसलें, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ है जनन की विधियाँ। कुछ खरपतवार जो बीज द्वारा ही जनन करते हैं, जैसे कि जंगली चौलाई, जवासा, किशन नील, सत्यानाशी, प्याजी आदि। अतः इनके पौधों को यदि बीज बनने से पूर्व नष्ट कर दें तो इन खरपतवार रोकथाम संभव है। जो खरपतवार वनस्पतिक अंगों से जनन करते हैं उन्हें खेत की गहरी जुताई करके खुला छोड़ दें, उन पर नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे मोता और धूप घास। तो जनन की विधियाँ का भी अपन को खरपतवार की जनन की विधियाँ का पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ खरपतवार हैं अगर जो बीज के द्वारा जनन करते हो तो उनको बीज आने से पहले नष्ट कर दो, तो उनका नियंत्रण अपने आप ही जाएगा। तो कौन कौन से हैं जिनका बीज से नहीं होता है, जंगली चौलाई, जवासा, किशनदेल, सत्यानाशी और प्याजी, ठीक है। इसके बाद अगर कोई खरपतवार है उसका जो प्रसारण वनस्पति अंगों के द्वारा हो रहा है, तो उसमें गहरी जुताई करके उसको खुला छोड़ दो, तो उनका भी नियंत्रण अपने आप हो जाता है, जैसे मोता और धूप घास, ठीक है। इसके बाद है उन्नत सस्य क्रियाओं द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण, ठीक है। उन्नत यानी जो सस्य क्रियाओं के द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं। उन्नत सस्य क्रियाओं को निम्न बिंदुओं के रेखांकित किया जा सकता है। तो फर्स्ट है जातीय उपयुक्तता, ठीक है, जातीय उपयुक्तता। तो ऐसी जातियाँ उगानी चाहिए जो क्षेत्र की मृदा और जलवायु के अनुकूल हो, इससे फसल का अंकुरण बढ़वार अच्छी होगी, वो खरपतवारों से पहले निकलने लगेगी। साथ ही जब खरपतवार निकलेंगे तो इससे उनकी बढ़वार रोकने में सहायता मिलेगी। यानी अपन को इसी फसल की ऐसी जातियाँ उगानी चाहिए जो उस क्षेत्र की जो मृदा और जलवायु के अनुकूल हो, इससे जो खरपतवार से पहले जो फसल का अंकुरण जल्दी हो जाएगा और उस फसल की बढ़वार खरपतवार से पहले हो जाएगी, और उसको यानी जो खरपतवार को बाद में फसल फैलने नहीं देगी, ठीक है। सेकेंड है बोने की तिथि और पौधों की संख्या। तो फसलों को सही समय पर बोने से बढ़वार सर्वाधिक होती है, देर से बोने से बढ़वार कम हो जाती है और खरपतवारों का प्रकोप अधिक हो जाता है। करीब में मानसून आगमन से कुछ समय पूर्व बुआई कर देने से खरपतवारों का प्रकोप कम होता है। तो बोने की तिथि और पौधों की संख्या का अपन को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो सही समय पर बोएंगे तो खरपतवारों का जो सब फसल है उसकी बढ़वार अधिक होगी, और देर से बोएंगे तो उसकी बढ़वार कम होगी। तो फिर अगर बढ़वार कम होगी फसल होगी तो फिर खरपतवारों का प्रकोप अधिक होगा, ठीक है। इसके बाद है थर्ड है कटाई व चराई, ठीक है। यह समस्या अधिकतर चारागाहों की है। कई बार अधिक चराई से वहाँ खरपतवार पुनः छा जाते हैं, अतः चारागाहों में क्रमिक चराई नहीं की जानी चाहिए, साथ ही सही अवस्था में चराई की जानी चाहिए, ठीक है। तो कटाई व चराई, तो ये अधिकतर जो समस्या होती है चारागाहों की होती हैं। तो मतलब कई बार अधिक चराई से वहाँ जो खरपतवार है ना वो वापस पुनः छा जाते हैं, इसलिए जो चारागाहों की कटाई कम करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ है फसल चक्र।
कुछ खरपतवार फसल विशेष में ही उगते हैं और यदि किसी खेत में लगातार वही फसल ली जाए तो उस खरपतवार को फैलने में सहायता मिलती है। अतः ऐसे क्षेत्रों में फसल चक्र में बदलाव कर खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। यानी जो कुछ खरपतवार के जो पौधे हैं वो फसल विशेष के साथ ही उगते हैं, ठीक है। तो हर साल जो उसी खेत में एक ही फसल नहीं बनानी, फसलों को बदल बदल कर बोना चाहिए, उनमें फसल चक्र को अपनाना चाहिए, ठीक है। पाँचवां है मृदा और जल संबंध, ठीक है। फसल को उसके मृदा और जल संबंधी आवश्यकता के अनुसार ही उगाना चाहिए, ठीक है। इससे वह अधिक उपजपूर्ण होती हैं और उसमें खरपतवारों से प्रतियोगिता करने की अधिकतम शक्ति पाई जाती है। जो इसमें ये है कि जो फसल होती है उसको मृदा और जल की संबंधी आवश्यकता के अनुसार ही उगाना चाहिए, जिससे जो फसल की खरपतवारों से प्रतियोगिता करने की अधिकतम शक्ति उत्पन्न हो सके, ठीक है। उनसे फसल के खरपतवार के पौधों से फसल लड़ सके। इसके बाद 6 है अंतर सस्य। जिन फसलों में कतार से कतार की दूरी अधिक होती है तथा प्रारंभिक बढ़वार भी धीरे धीरे हो, ऐसे खेतों में खरपतवार तीव्रता से बढ़ते हैं। ऐसी परिस्थिति में कतारों के बीच तेजी से बढ़ने वाली व कम समय में पकने वाली फसलों का अंतर्शोषण कर खरपतवार की समस्या को कम किया जा सकता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मक्का व कपास के बीच दलहनी फसलें उगा सकते हैं, तो अंतर्शोषण क्रिया करके भी अपन खरपतवारों का सच्चे रूप से नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद 7 है मृदा की उर्वरता। यह सर्वविदित है कि पोषकों से युक्त मृदा में फसल और जो खरपतवार दोनों तेज से बढ़वार करते हैं। यानी कोई भी मृदा है उसमें और उसकी मृदा उर्वरता बढ़िया है तो वहाँ पर निश्चित है कि जो फसल और जो खरपतवार है दोनों की बढ़वार तेजी से होगी, ठीक है। यदि खरपतवार को एक बार नष्ट कर दिया जाए तो फसल पोषकों के उपलब्ध होने के कारण तेजी से फैलती हैं, वो बढ़ती हैं और बाद में निकलने वाले खरपतवारों को दबा देती हैं, ठीक है। तो अगर अपन जिसमें मृदा की उर्वरता बढ़िया रहेगी तो एक बार अपन खरपतवारों को नष्ट कर देंगे, इसके बाद फसल को तेज़ी से उपलब्ध होंगे और वो अपनी बढ़वार कर लेगी और जो खरपतवार हैं वो बाद में निकलने लगेंगे तो फसल उनको दबा देगी। इस प्रकार से भी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकें। इसके बाद है मृदा पीएच। तो मृदा पीएच भी खरपतवारों के सस्य नियंत्रण में सहायक होती हैं। कुछ खरपतवार अम्लीय तथा कुछ खरपतवार सारे मृदा में भी उगने की क्षमता रखते हैं। अतः बुआई ऐसी मृदाओं का बुझी हुई चुने अथवा जिसम में उपचार कर पीएच मान को सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे फसल अच्छी पैदावार कर सकें। यानी कुछ खरपतवार होते हैं जो अम्लीय में और कुछ खरपतवार होते हैं जो सारे मृदा में उगते हैं। तो ऐसी अतः जो बुआई से पूर्व ऐसी मृदा में है ना, अगर अम्लीय मृदा है तो उसमें चूना का, अगर सारे मृदा है तो उसमें जिप्सम का जो प्रयोग कर पीएच मान को अपन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, जिससे फसल की पैदावार अच्छी हो सके और जो खरपतवार भी कम हो सकें, ठीक है। नए नवीन कर्षण क्रियाएँ हैं। शून्य व न्यूनतम जो कर्षण क्रियाओं जैसे विधियों को अपनाकर गेहूं के क्षेत्रों में आइसोप्रोटेरियन रोधी गुली डंडा जिसे खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो नवीन कर्षण क्रियाएं करके भी अपन खरपतवारों को नियंत्रण कर सकते हैं। 10वां है छाया करना। तो कई फसलें अंकुरण के तुरंत बाद तेजी से वृद्धि करती हैं, जिससे कतारों के बीच की जगह बढ़ जाती हैं और वहाँ खरपतवार नहीं निकल पाते हैं। अगर वे निकलते भी हैं तो प्रकाश के अभाव में तीक्ष्ण और दुर्बल होते हैं और फसल पर कोई प्रभाव डालने से असमर्थ होते हैं। तो कई फसलें होती हैं जो अंकुरण के बाद तेज़ी से विकसित करती हैं, तेज़ी से वृद्धि होगी। जो कतारों के बीच जो भी जगह रहती है वो उसमें जो खरपतवार नहीं निकल पाते हैं और निकल भी आते हैं तो उसमें जो प्रकाश है ये नहीं मिल पाते उनको ठीक से, तो वो अपनी वृद्धि नहीं कर पाते ठीक से, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन सस्य क्रियाओं द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड है भौतिक व यांत्रिक नियंत्रण। यानी भौतिक और यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा विधियों के द्वारा अपने खरपतवारों का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है आज से उखाड़ना। तो ये जो भी है सस्य नियंत्रण, यांत्रिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से पूछता है कि कोई भी जो भौतिक और यांत्रिक नियंत्रण कोई भी चार टॉपिक ये चार ये लिखिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है आज से उखाड़ना। छोटे क्षेत्रफल पर खरपतवारों को नष्ट करने की उत्तम विधि। इस विधि में अधिक समय लगता है। ये विधि अधिक घने पौधे और नर्सरी आदि के खरपतवार निकालने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। इस विधि को 1 वर्ष से खरपतवारों को समाप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अपन मतलब खेत में जाते हैं तो मतलब जो छोटे क्षेत्रफल का जो खरपतवार हैं उनके नष्ट करने की ये उत्तम विधि है और हाथ से उगाड़ कर खरपतवारों को नष्ट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड है निराई करना, ठीक है। इस विधि में खुरपी की सहायता से खरपतवारों की निराई की जाती है। इस छोटे क्षेत्र पर उद्यानों, गृह वाटिका, नर्सरी, छोटे खेतों के खरपतवारों को निकालने के लिए विशेष उपयुक्त होती हैं, ठीक है। खुरपी की सहायता से निराई की जाती हैं। इसके बाद गुड़ाई करना। तीसरा है गुड़ाई करना। तो इस विधि में कुदाली, फावड़ा, हैंड तथा बेलोटेटर से चलने वाले हेरो कल्टीवेटर का प्रयोग किया जाता है। इस क्रिया से अधिकतर 1 वर्ष से खरपतवार भी आंशिक रूप से नष्ट हो जाते हैं परंतु पुनः उग जाते हैं। अतः बार बार गुड़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो इस विधि में जो गुड़ाई करते हैं किससे करते हैं, कुदाली, पाउडर एंड और बेलो टेटर से चलने वाले हेरो कल्टीवेटर से इसका जो फसलों में गुड़ाई करते हैं उससे भी। लेकिन ये जो इससे नियंत्रण करने से खरपतवार भी उगाते हैं, इसलिए बार बार अपन को गुड़ाई करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ
कर्षण क्रिया। सभी प्रकार के खरपतवारों को कर्षण द्वारा काफ़ी हद तक नष्ट किया जाता है। इस बात के काफ़ी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कर्षण का मुख्य उद्देश्य, जो कर्षण क्रिया होती हैं उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो खरपतवारों को ही नष्ट करना होता है। ठीक है, तो कर्षण क्रियाओं के द्वारा भी नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद 5वां है छटाई करना। तो इस विधि का मुख्य उद्देश्य खरपतवारों के पौधों को काट कर इनकी वृद्धि, बीजोत्पादन रोकना। इनका प्रयोग बंजर भूमि, चारागाह, सड़क, बस्ती, नहर के किनारे उगे खरपतवारों के नियंत्रण हेतु किया जाता है। पौधों को बार बार काटने से इनमें संचित भोज्य पदार्थ समाप्त हो जाते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है। जो छटाई करना, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो खरपतवारों के पौधों का जो कोई भाग काट कर इनकी वृद्धि और बीजोत्पादन को रोक देते हैं। ठीक है, तो ये भी जो बंजर भूमि, चारागाह, सड़क, बस्ती, इधर उधर नहर के किनारे जो भी खरपतवार उगे होते हैं इनके नियंत्रण के लिए ये क्रिया की जाती है, छटाई की जाती है। ठीक है, इसके बाद 6 है जलाना। यह विधि बंजर भूमियों, अन्य आकर्षित भूमियों के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उपयोगी है। इसमें आग की लपेटों से भूमि की ऊपरी सतह पर पड़े अंकुरण शक्ति खो देते हैं। ठीक है, यानी जो इसमें जो बंजर भूमि, अन्य आकर्षित भूमि है, इसमें खरपतवारों को नष्ट करने के लिए आग की लपटों से जो भूमि की ऊपरी सतह पर जो पड़े अंकुरण अपनी शक्ति खो देते हैं, तो जला देते हैं। ठीक है, इसके बाद 7वां है पानी भरना। तो पानी भर के भी नियंत्रण कर सकते हैं। जल पल्लवन, ऐसा स्थान जहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो वहाँ इस विधि का प्रयोग बहुत से खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। इस विधि का प्रयोग बंजर भूमियों के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कोई भी बंजर भूमि वहाँ पर अपना पानी की व्यवस्था हो तो पानी भरकर उनका खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बाद 8 हैं पलवार के द्वारा। तो मल्च के द्वारा भी खरपतवारों को नियंत्रण कर सकते हैं। मल्च का उद्देश्य विभिन्न साधनों से भूमि को इस प्रकार से ढक देना है कि भूमि के तल पर प्रकाश और वायु का प्रवेश अवरुद्ध हो जाए। अजीवित पदार्थों द्वारा दबा देने की क्रिया द्वारा खरपतवारों के पौधों तक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने से रोका जा सकता है, ताकि उनमें संश्लेषण की क्रिया न हो सके और भोज्य पदार्थों के अभाव में कमजोर होकर नष्ट हो जाए। यानी पलवार क्या है, यानी जो कोई भी भूमि है उस पर जो भी फसल अवशेष के द्वारा या जो भी कूड़ा कचरा के द्वारा इनके द्वारा ढकना है, क्या होता है, पलवार कहलाता है। जब हम भूमि को फसल के अवशेष, कूड़ा कचरा द्वारा इनके द्वारा ढक देते हैं तो जो खरपतवार के अगर पौधे उग भी जाते हैं तो जो उनको प्रकाश और वायु ये नहीं मिल पाती हैं, तो इस भाव से कमजोर होकर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 9वां है मृदा सौरीकरण। तो मृदा सौरीकरण के द्वारा भी अपन यांत्रिक और भौतिक नियंत्रण कर सकते हैं। इस विधि में अप्रैल मई के माह में ऐसा खेत जहाँ नमी हो पारदर्शी प्लास्टिक की शीट से ढक दिया जाता है। इस प्लास्टिक के नीचे मृदा का तापमान सामान्यतः 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, जिससे कई खरपतवारों के बीज झुलस कर नष्ट हो जाते हैं। यानी जो मृदा सौरीकरण यानी जो मृदा सोइलराइजेशन है, इस विधि में क्या करते हैं, जो अप्रैल और माह के महीने में ऐसा खेतर जहाँ नमी हो वहाँ पर क्या करते हैं, जो पारदर्शी प्लास्टिक की शीट लाते हैं बाजार से और उससे उस भूमि को ढक देते हैं, जिससे जो सूर्य का जो तापमान है उस तेली पर जो उस शीट पर पड़ेगा, उसमें जो उसका तेली का तापमान वृद्धि हो जाएगा और जो उस पर जो भूमि पर बिछाई रखेगी तो उससे जो भूमि का भी तापमान 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, जिससे कई खरपतवारों के जो बीज होते हैं वो झुलसकर नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद है रासायनिक